इजराइल के आसपास गाजा पट्टी में सक्रिय संगठन इस्लामिक जिहाद के कमांडर और परिवार के कई सदस्य कल मारे गए हैं। कुल 13 फिलिस्तीनियों की इस हमले में कल मौत हो गई। यहां इजरायली जेट्स और हेलीकॉप्टरों ने रात भर गाजा में कई लक्ष्यों को मारा, जिसे इजरायल ने सरगना आतंकवादियों को लक्षित करने वाले एक ऑपरेशन के रूप में वर्णित किया है, जिसके बाद अब बदले की धमकियां जो हैं वो मिलना भी शुरू हो गई हैं। IRDF के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागरी ने मंगलवार को कहा कि रात में मारे गए 3 इस्लामिक जिहाद कमांडरों में से एक वेस्ट बैंक से इजरायल की ओर रॉकेट लॉन्च करने की क्षमताओं पर काम कर रहा था। अब आखिर हो क्या रहा है इजरायल में और आसपास के उसके पड़ोस में? गाजा पट्टी में क्या हो रहा है? वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है? किस तरीके से रॉकेट्स अगर वहां से दागे जाते हैं तो यहां से क्या जवाब दिया जाता है? आयरन डोम का इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है इजरायल को? प्रेम प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि एक हमला किया गया जिसमें लगभग आंकड़ा जो दिया जा रहा है 13 का दिया जा रहा है, 3 कमांडर्स बताए जा रहे हैं, आतंकवादी इनको कहा जा रहा है इजरायल की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है? किस रिस्पॉन्स के चलते इजरायल ने इतना बड़ा हमला किया जिसमें 13 लोग मारे गए हैं? सर शिवम, देखिए, इजरायल की तरफ से ये एयर स्ट्राइक की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि 40 से ज़्यादा फाइटर्स का प्रयोग किया गया है और 3 अलग अलग जगह पर हमला हुआ है, जिसमें जो है हमास के 3 टॉप कमांडर भी मारे गए हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उसमें उनके परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग शख्स भी बताया जा रहा है, जो 13 लोग जिनकी एयर स्ट्राइक में मौत हुई है। लेकिन आप ये बात देखिए शिवम, के बीते एक सप्ताह से जिस तरह से इजरायल में परिस्थितियाँ बनी हुई थी, खासतौर से हमास की तरफ से जिस तरह से वहाँ पर मिसाइल दागे गए, इसके पहले आप देखिए लेबनान की तरफ से तकरीबन 3 दर्जन जो है मिसाइल हमले इजरायल पर किए गए। उसके बाद जब इजरायल के प्रधानमंत्री इसी को लेकर बैठक कर रहे थे, अब सिक्योरिटी को लेकर, और उसके बाद जो है हमास की तरफ से वहाँ पर जो है मिसाइल दागे जाते हैं, तो इसके बाद ये इजरायल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि इजरायल इसका जवाब देगा, तीखा जवाब देगा, और जिन्होंने ये हमले किए हैं उनको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और वही वजह मानी जा रही है शिवम की जो है इजरायल की तरफ से जो अलग अलग जगह पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें 13 लोग मारे गए हैं। तो अभी अगर कुल मिला के देखें, परिस्थितियां जो हैं इजरायल और गाजा पट्टी में तनावपूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति है, टेंशन बनी हुई है अभी भी शिवम। बिल्कुल प्रकाश जी, टेंशन तो बनी हुई है। जिस तरीके से हमने तस्वीरों में भी दिखाया था हमारे दर्शकों को और एक्सपर्ट्स को भी, ये इलाका कभी शांत बैठ नहीं पाया है। अब देखिए, IRDF के मुख्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हागरी ने यह बात कही कि मारे गए 3 इस्लामिक जिहाद कमांडरों में से एक वेस्ट बैंक से इजरायल की ओर रॉकेट लॉन्च करने की क्षमताओं पर काम कर रहा था। अब एक ब्रीफिंग के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह कहा कि तारिक मोहम्मद अजदिन वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के संचालन में शामिल था, जिसमें इंप्रोवाइज्ड रॉकेट्स को लाने की कोशिश शामिल थी। अब ये रॉकेट्स कहां जाते? ये रॉकेट्स आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए वेस्ट बैंक से इजरायल में लॉन्च किए जाने के मकसद से लाए जाने थे। मेजर जनरल सोई साहब, अब देखिए, इस तरीके के हथियार अगर वो इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलेटेड इलाके जहां पर नागरिक रह रहे हैं, वहां से अगर रॉकेट्स फायर किए जाएंगे, हमला किया जाएगा, तो जवाब में इजरायल करेगा तो करेगा क्या सर? नहीं, देखिए शिवम, एक दो बातें। एक तो देखिए, पहले इजराइल ने अपनी रक्षा का अरेंजमेंट किया। जो आयरन डोम जो आप बता रहे थे, बड़ा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि स्ट्राइक, टारगेट एनालिसिस, कौन सा रॉकेट पॉपुलेटेड एरिया में जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है, तो ये एक बड़ा ही सुरक्षा प्रोवाइड कर रहा है अपने नागरिकों के लिए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट वो फायर करते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, तो वो कुछ रॉकेट पहुंच जाते हैं उनके इलाके में। और इजराइल की नीति, जैसा आप जानते हैं, शुरू से ही पहले दिन से ये रही है कि टेररिस्ट को हमने एक्सेप्ट नहीं करना है, टेररिज्म को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बात उनकी डे 1 से है। आज तक उन्होंने समझौता नहीं किया है, कभी भी इस तरह की बात हुई हो। और ईंट का जवाब पत्थर, क्या मतलब चट्टान से दिया है। अगर उनके 2 नागरिक मारे जाते, एक नागरिक मारा जाता, तो पूरे एयर स्ट्राइक हो जाते हैं उनके जो अड्डों पे। और देखिए, आप यहाँ पर एक खास बात यह है कि उनकी इंटेलिजेंस कितनी तगड़ी है। अगर वो लीडर्स को उनके जहाँ पे घर में घुस के मारा है, जहां पर भी वो मौजूद है, 3 लीडर्स मारने एक बार में, ये आसान नहीं है। इसका मतलब उनके पास पुख्ता खबर है। उसके बाद शक्ति तो है ही है, वो जब मर्जी आके वहां पर आके एयर स्ट्राइक कर देते हैं, मिसाइल अटैक कर देते हैं, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं। और ना ही दुनिया में
कोई इजराइल को चैलेंज करता है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो उनका कहना है कि मैं अपने देश की रक्षा के लिए कर रहा हूँ, अपनी नागरिकों की रक्षा के लिए कर रहा हूँ। अगर एक भी इजरायली को कुछ होता है तो आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, इसमें क्षमता रखती है और उनकी सोच भी आक्रामक है। ये तो बातें जो है जिसकी वजह से इजराइल ने आज तक मिलिटेंट्स के साथ समझौता नहीं किया है और इनको अभी पिछले, जैसे आपके संवाददाता बता रहे थे कि पिछले हफ्ते काफी रॉकेट अटैक किए गए, तो उसका जवाब तो उनको मिलना ही था, इसमें कोई शक नहीं था कि ये देख रहे थे हम कब जवाब देंगे, और वो जवाब अभी दिया गया उनको भरपूर तरीके से। और जो 3 लीडर मारे जाने, हालांकि जो हमास वाले और इस्लामिक जिहाद वाले कह रहे हैं हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन एक 3 लीडर अगर मारे जाते हैं तो इसमें काफी सेटबैक आता है। शिवम, बिल्कुल बिल्कुल। मेजर जनरल कार्की साहब, आप ये देखिए कि पहले वहां से भी इस्लामिक जिहाद की तरफ से ये आरोप लगाया गया, पुष्टि वही करेंगे, 100 से ज्यादा रॉकेट्स जो हैं इजराइल की तरफ फायर किए गए थे, जिसमें फॉर्मर स्पोक्स पर्सन की भी जो हंगर स्ट्राइक में था मौत हो गई इजरायली प्रिजन में। कई आरोप ये लगाए जा रहे हैं। अब वहां से इतने सारे रॉकेट्स अगर हमला वहां से किया जाएगा, फिर जवाब क्या ये देना सही है या गलत है, या इसका खाली डिप्लोमेसी से कोई आंसर निकला जा सकता है? ये आखिर लड़ाई खत्म होगी तो होगी कैसे? आए दिन कोई ना कोई पेचीदगी यहां पर देखने को मिलती है। कभी वहां से रॉकेट्स फायर होते हैं, कभी यहां डिफेंस होता है, और कभी यहां से जवाब दिया जाता है, और फिर लोगों की मौत होती है, जिसमें आम नागरिक भी शामिल हैं। नागरिक मैं अगर बात कहूं तो कमांडर्स की फैमिली भी इसमें शामिल थी। तो अब आम जनता क्यों भुगते इनकी लड़ाई को? ये धर्म की लड़ाई बना के ये चल रहे हैं, कब ये खत्म होगी साहब? शिवम, ये अच्छा सवाल आपने किया है। ये देखने वाली बात इसमें यह है कि ये लड़ाई धर्म की बनी है और धर्म पे ही ये लड़ाई जा रही है। ये 2 रिलीजन है, जो धर्म है, जुडाइज्म और जो अपने सुन्नी और शिया मुस्लिम जो है, इनके बीच में, क्योंकि पैलेस्टीनियन अरब जो है वो मुस्लिम है और इजरायली जो है वो जूस है, तो ये धर्म की लड़ाई तो है ही है। और जो हमस है, हमस के भी जो 3 आइडियोलॉजी है, उनमें से यही है कि एक तो हमें फिलिस्तीन को मुक्त कराना है, इसराइल मुक्त, हमें जितने भी ज्यूज हैं उनको इस इलाके से साफ करना है और इस इलाके को पूरा शरिया इसमें एस्टेब्लिश करना है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमास की मंशा क्या है। इसराइल जूस के लिए एक ही देश है जहां पे जूस जो आजकल वो सेफ हैं और प्रॉस्पर कर रहे हैं, और उन्होंने किसी हालत में अपने पे खतरा नहीं आने देना है। रही ये बात रॉकेट अटैक्स की, ये रॉकेट अटैक्स और सुसाइड बॉम्बिंग हमास का मेथड है, उन्हीं का एक तरीका है हमेशा करने का। आज की तारीख में कहते हैं 30,000 के ऊपर रॉकेट का असला ये हमास और बाकी लोगों के पास है। तो इसी को देखते हुए 2011 में ये आयरन डोम जो है बनाया गया था, जो कि एंटी मिसाइल सिस्टम है। ये छोटी मोटी जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, और काबिलियत ये भी रखता है कि 155 आर्टिलरी के राउंड को ये ट्रैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसा कि आपके यहाँ भी दिखा रहे हैं आप विजुअल में, ये एक बैटरी में ऐसे करीब 4 लॉन्चर होंगे, हर लॉन्चर में 20 मिसाइल फिट होती है, और इनको रिमोटली कंट्रोल और ट्रैक एक बैटल मैनेजमेंट सिस्टम और रेडार सिस्टम से करते हैं, जिसमें कि उड़ने वाले रॉकेट या आर्टिलरी को वहीं पे जैसे ही उड़ता है उसकी ट्रेजेक्टरी को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर बताता है कि ये इस इलाके पे जा रहा है। अगर वो शहर की तरफ जा रहा है तो फिर सबसे नजदीक वाली बैटरी को ऑर्डर मिलता है, 1 या 2 मिसाइल आप दाग दो या मल्टीपल दाग दो। इसमें जरूरी नहीं है कि सारी की सारी चारों बैटरी जो है लॉन्चर एक साथ होंगे। लॉन्चर हो सकते 30, 40, 150 किलोमीटर तक वो फैल सकता है, और एक बैटल कंप्यूटर उसको हैंडल करता है। तो ये तो इसकी काबिलियत है। और जहां तक हमस का सवाल है, हमस जो है ये गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट कर रहा है। वहां पे ये एक पॉलिटिकल फोर्स भी है, इसका जो विंग है, और एक मिलिट्री विंग भी है। लेकिन गाजा स्ट्रिप है क्या? ये 12 से 40 किलोमीटर का मेडिटेरेनियन सी के साथ एक लगी पट्टी है। इसको नीचे से इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है, और समुद्र, हवा और लैंड से 2007 के बाद से इजराइल ने भी इसका ब्लॉकेट कर रखा है। दुनिया की ये तीसरी सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जगह है। वहां पे इकोनॉमी उसकी हद से बदतर है, उसके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, उसके पास मेडिसिन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। ये तो वहां की हालत है। लेकिन वो लड़ने का उन्होंने जो जज्बा ले रखा है, वो प्रोग्रेस उनकी हो नहीं है, वो लड़ाई कर रहे हैं। आखिर ये जज्बा इनको कहाँ ले जाएगा? ये आज की तारीख में पाकिस्तान से भी बुरी हालत है, इकोनॉमी की कोलैप्स है, सिर्फ ये फंड्स पे और डोनेशंस पे चल रहे हैं।
तो ऐसी हालत में इसराइल का भी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वाले हैं वो ये बताते हैं कि जितने भी फंड आ रहे हैं वो ये हमास वाले अपने लिए खर्च कर लेते हैं या फिर लड़ाई असले पे कर रहे हैं। जो गरीब जनता है उसके लिए जो पानी बिजली खाने का सवाल है उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा है। तो ये जी। जब तक ये चलता रहेगा, नीचे से इजिप्ट जो है उसने भी इसको इस्लामिक कंट्री होते हुए दूर रखा हुआ है। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। जो पावर्स वहां पे है वो इनको कभी कोई फंडिंग करता है, कभी रोक देता है, कभी बिल्कुल ईरान आता है, बिल्कुल। कभी टर्की आता है। तो ये आपने इनको आपने लड़ा रहे यहाँ हैं। फंडिंग की बात की, तो पीआईजे की मैं अगर बात करूं, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, 1981 में इसका जो स्थापना की गई थी अब्दुल अजीज अल शिकाकी की तरफ से, और गाजा पट्टी में इनका जो प्रभुत्व है वो देखने को मिलता है। वहां पर हमास भी है और पीआईजे, आप इसकी बात करें, ये भी है। ईरान भी एक समर्थक के रूप में, एक फंडर के तौर पर यहां पर सामने आता है। ब्रह्म प्रकाश जी, कि किन किन देशों से अगर मैं आपसे पूछूं फंडिंग की बात, जैसे इन्होंने कहा कि वहां पर पाकिस्तान से भी बुरे हालात हैं, तो इनको सपोर्ट सिस्टम इनका जो है वो कहां से मिलता है? लोग कहते हैं कि एक पिक्चर ये दिखाया जाता है कि इजराइल गलत कर रहा है, वो हमले कर रहा है, पर इजराइल के पास और ऑप्शन क्या है खुद को बचाने का? क्या वो केवल हमले झेलता रहेगा? और वो हमला अगर जवाब देता है तो फिर वहां पर हल्ला मच जाता है कि उन्होंने हम पर हमले कर दिए। पर आप ये भी तो देखिए कि उस तरफ से भी तो 100 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए जा रहे थे। आयरन डोम भी एक टाइम के बाद फेल हो जाता है, कितने रॉकेट्स को वो ब्लॉक कर लेगा? तो इनकी फंडिंग कहां से आ रही है भाई? वहां पर अच्छे स्कूल्स खोले जाएं, हॉस्पिटल्स खोले जाएं, नौकरियों के अवसर बनाए जाएं, इसमें तो शायद इजराइल उनकी मदद कर देता, लेकिन वहां पर तो वो सुसाइड बॉम्बर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रॉकेट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसमें बहुत ज्यादा पैसा जाता है। आप क्या कहेंगे सर? शिवम, देखिए, जिस तरह की उस पूरे इलाके की अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें, इजराइल के चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज़ मौजूद हैं। इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, और ख़ास तौर से आप गाजा पट्टी में देखें, जो गुट हैं उनको जो आर्थिक सहायता या कहें जो फंडिंग मिलती है वो ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज़ से ही मिलती है। जैसे ईरान ने एक वहाँ के छात्र संगठन को समर्थन दे रखा है, जो इस तरह से लगातार गतिविधियाँ चलाता है और लगातार हमले करता है। इसी तरह से जो दूसरे इस्लामिक कंट्री हैं, आपको बता दें कई इस्लामिक कंट्री हैं जो खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन उन पर आरोप लगता है कि वो फंडिंग करते हैं। गाजा पट्टी में जो कई इस तरह के गुट हैं, आतंकी गुट हैं, उनको फंडिंग होती है। तो आप देखिए, अगर इनकी फंडिंग का पैटर्न देखें तो ज़्यादातर इनको पैसा इस्लामिक कंट्रीज से ही आता है, जो इजराइल के चारों तरफ है। लेकिन वो पैसा जनता के विकास के लिए नहीं लगता है, ना वो जो विकास की योजनाएं हैं उनके लिए नहीं लगता है। और जो एक संगठन है, जो अलग अलग, आपको बता दें कि कई संगठन हैं जो गाजा पट्टी में एक्टिव हैं, जो इजराइल पर हमले करते रहते हैं। तो लगातार देखिए, छुटपुट घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर घटना बीते 10 साल बाद हुई है। और इतने बड़े तौर पर एयर स्ट्राइक भी 2013 के बाद इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर इसीलिए की गई है क्योंकि इजराइल पर इस वक्त आप देखिए कि 3 दर्जन मिसाइलें लेबनान की तरफ से फायर हुई। इसके बाद जो है गाजा पट्टी की तरफ से उसी वक्त पर कई मिसाइलें फायर हुई। तो उसका जवाब देने के लिए इजराइल ने इतने बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है, और ये बात इजराइल भी जानता है। देखिए, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया में फेमस है। ये बात इजराइल भली भांत जानती है कि उनको पैसा कहाँ से आ रहा, ईरान समेत किन किन मुल्कों से फंडिंग हो रही है इन आतंकी गुटों को। तो ये बात पूरी दुनिया को भी पता है। लेकिन आप देखिए कि कई बार जो है दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस मसले के समाधान के लिए जुटी हुई, लेकिन अभी तक इस मसले का समाधान नहीं निकल पाया है। लिहाजा इजराइल का अपनी रणनीति यही है, अपनी नीति यही है कि जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि यदि आप ईंट मारेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि चट्टान से मिलेगा। और इजराइल उसी तर्ज पर आज भी जवाब दे रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जहां आप एक छोटे से मुल्क के रूप में मौजूद हैं, चारों तरफ इस्लामिक कंट्री हैं जो आपके सपोर्ट में नहीं है, जो वो तमाम लोग गाजा पट्टी और हमास जैसे संगठनों को समर्थन देते हैं। ऐसे में आप कैसे सर्वाइव करेंगे अगर इस तरह की रणनीति नहीं अपनाते हैं? यही वजह है कि इजराइल उसी अंदाज में आज भी जवाब दे रहा है। शिवम, बिल्कुल ब्रह्मा जी, और एक इतना खूबसूरत इलाका जहां पर 3 धर्मों की अगर मैं बात करूं, यहूदियों की, मुसलमानों की और क्रिश्चियंस की मैं यहां पर बात करूं, बहुत अच्छे ढंग से वहां रह सकते हैं। लेकिन इतनी खूबसूरत इलाके में ये जो जंग चल रही है, साइलेंट वॉर के तौर पर आप इसको समझिए जिस तरीके से। और अब मैं बात करूं पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद इस ग्रुप की, तो ये शांतिपूर्ण तरीके से कोई हल ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहा। हमास का भी तरीका ये है, हमास का ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा बहुत शामिल है। जनरल सोई साहब, आप क्या कहेंगे? क्या कोई और इलाका, इस इलाके में कोई और ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसको सुलझाया जा सके? लड़ाई जो है वो कही जाती है जमीन की। अब देखिए, एक अलग सा मस्जिद पर भी वहां पे इजराइल की तरफ से जो रेड किया गया था उसका विरोध किया गया,
इजराइल ने अपने तर्क वहां पर रखे कि भाई कुछ लोग वहां पर अंदर घुस गए थे इसलिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। इजराइल जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, जब से इनका बंटवारा किया गया है, उसके बाद से ये लड़ाई चालू है। उसके बाद से जैसे हमारे को पैनलिस्ट बता रहे थे, जनरल कार्की भी बता रहे थे कि हमास का भी इरादा है कि इस इलाके को फ्री किया जाए, इजराइल से फ्री किया जाए। और इजराइल का सर्वाइवल का क्वेश्चन है, वो बड़ी मुश्किल से उनको जमीन मिली है, एक पूरी दुनिया से ज्यूज वहां आके बसे हैं और वो उसको कोशिश है, उनका चारों तरफ से घिरे हुए हैं और एक बार ही अनेकों बार अटैक किए गए और आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटी, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी हो, रॉकेट अटैक हो, उसके पहले वॉर्स हो चुकी हैं। तो ये इजराइल के लिए तो सर्वाइवल का क्वेश्चन है। इसलिए आप देखिए कि वहां पर हर आदमी सोल्जर, और यही कारण है कि ये ट्रस्ट फैक्टर नहीं बन पा रहा है। इजराइल को लगता है कि अगर मैंने ज्यादा ट्रस्ट किया तो फिर ये कुछ वीकनेस दिखाई या कुछ वीकनेस हुई तो फिर यहाँ पे किसी ना किसी तरह कब्जा कर लेंगे। और इजराइल के बाद पीछे कहीं जाने की जगह नहीं है। पीछे एक छोटा सा देश है, खत्म है तो फिर बिल्कुल खत्म है, जीरो हो जाएगा। और ज्यूज कहाँ दुनिया में जाएंगे? तो यही कारण है कि वो पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेते हैं। थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वहां पर उसको खोजबीन की जाती है, सर्च की जाती है। हालांकि कोई पैलेस्टीनियन की कॉलोनीज बनी हुई है, वहां पर एरियाज बने हुए, डेडिकेटेड एरियाज है, लेकिन पैलेस्टीन्स का कहना है कि वहां पर उनके साथ सेकंड रेट सिटीजन की तरह से ट्रीट किया जाता है, उनको पूरी आज़ादी नहीं है जो बाकी इजरायलीज को है। तो ये सब बातें जो है, ये ट्रस्ट फैक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। जो मुझे लगता नहीं कि अगले आने वाले कुछ सालों तक ऐसा होगा, क्योंकि पैलेस्टीनियन भी एक तरह से मोहरा ही है। अगर आप देखिए कि ईरान है, जो बाकी मुस्लिम देश हैं, वो उनको सपोर्ट देके उनको भिड़ाया हुआ है इजराइल के साथ। आधे से ज्यादा देश डर रहे हैं, वो खुद नहीं भिड़ना चाहते इजराइल के साथ। तो पैलेस्टीनियंस को हमास के थ्रू, चाहे वो ईरान है या बाकी सऊदी है या बाकी देश है, वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं कि ताकि इनडायरेक्ट वॉर इजराइल के साथ जारी रहे। और वो अपना साइड से बैठ के, जैसे रशिया यूक्रेन का आज देख रहे हैं कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, वही कहानी यहाँ पर रहती है। शिवम जी। बिल्कुल, कार्की साहब आपने इनको सुना और ये बात भी आप सुनिए कि पीआईजे की तरफ से, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की तरफ से ये कहा गया कि ये जो हमला किया गया, स्ट्राइक किया गया, आक्रामक है, जघन्य है, नरसंहार है, जघन्य नरसंहार है। कुछ कुछ वही बातें याद आती हैं जो यहूदियों के साथ उस वक्त जर्मनी में हुआ था, जिसको होलोकॉस्ट के तौर पर आप कह सकते हैं। उसके बाद जो स्थिति वहां पर बदली, अब यहूदियों के पास अगर ये जमीन है तो क्या आप इस लड़ाई को जमीन की लड़ाई समझते हैं या धर्म की लड़ाई समझते हैं? इसको अगर हमें धर्म के चश्मे से देखना चाहिए या फिर लैंड वॉरफेयर के कि भाई ये जमीन मेरी है, जमीन तुम्हारी है, ये लड़ाई है, या फिर ये इंटरनेशनल एक वॉर है, डिप्लोमेसी की जंग है, देशों की आपस में जंग है? क्या कहें इसको? क्योंकि जितनी बार भी वहां पर युद्ध हुआ तो फायदा तो देखिए इजराइल को ही हो गया। शिवम, ये लड़ाई है अस्तित्व की, इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है। बाकी जो फिलिस्तीनी हैं, उनका भी अपना एक पक्ष है कि वो इतने हजार सालों से वो जमीन उनकी थी और अभी इजराइल ने उनको जमीन को कब्जा कर लिया है। पर ये जो इजराइल बना है, ये यूएन ने उनको जमीन दी है और जगह दी है। और इसमें अभी जो इजरायली प्रेजेंटली भी है, उसमें 20% वही है जो पहले से अरबिक उनके पुश्तैनी थे और वहीं पे रहते थे। बाकी के बाकी जो है वो कोई यूरोप से आया, कोई अमेरिका से आया, कई हिंदुस्तान से भी आई। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितनी ये लोगों को प्रताड़ित किया था, ज्यूज को मारा गया था, बाद में इनके लिए एक देश ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था और 48 में इनको, ये 47 में हमारे साथ ही इनकी भी इजराइल की स्थापना भी एकदम जब हुई थी तो अरब देशों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया, सपोर्ट में वो थे फिलिस्तीनियों के, और उन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। तो इजराइल पे ये अटैक जब हुआ तो उसके बाद जो आज की गाजा पट्टी है वो इजिप्ट के पास आई। फिर आया 67 का अरब इजराइल वॉर, उसमें इजराइल ने वापस ले लिया। लेकिन देखने की बात यह है कि इजराइल ने 2005 में अपना बिना किसी के कहे खुद ही उसने गाजा पट्टी से अपने को पीछे हटा लिया। जो इतनी भी इसके 8000 लोग थे, 21 सेटलमेंट थी, वो खाली करके इजराइल में उनको ले आया। ये एक तरह का पीस इनिशिएटिव ही था। और दूसरी तरफ से इजिप्ट जो था उसने भी साथ दिया, लेकिन इजराइल ने बोला कि एक बफर जोन होगा, बाउंड्री होगी, इसका एयर लैंड सी के गेट हमारे होंगे। और उसके बावजूद इजराइल ने उनको 17 से 18,000 लोग उनके पास काम करने भी परमिट दे रखी थी, जो गाजा पट्टी से इजराइल में आ सकते थे।
उसके बावजूद भी जब ये रॉकेट अटैक होने लगे तो ये इन्होंने वर्किंग परमिट भी खत्म कर दिया। अभी 2021 में दोबारा वर्क परमिट शुरू किए तो दोबारा ये हिंसा वगैरह बढ़ गई है। तो अगर आप देखें, जो लोग इस गाजा पट्टी में हैं वो सुन्नी सेट के हमास है, जिसने कि एक जिहाद छेड़ा हुआ है इसराइल के खिलाफ। इजिप्ट उसका साथ नहीं दे रहा है, इसराइल उसका साथ नहीं दे रहा है, उसने उसको रोका हुआ है। तो और खुद उनके पास पैसा नहीं अपने लोगों को खाना पीना दिलाने के लिए, लेकिन फॉरेन से फंडिंग चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जी। कतर से जो इनको फंडिंग आती थी वो इसराइल अपने थ्रू करा रहा है कि कम से कम मैं मॉनिटर करूंगा कि ये स्कूल कॉलेज और मेडिकल इसके लिए लगेंगे। इसराइल जो है कतर की फंडिंग अपने थ्रू गाजा पट्टी में पैसे देता है। इतना तक अगर उसने कर लिया है, उसके बावजूद अगर एक हमास की जो हवस है अगर वो खत्म नहीं होगी, हमास जो है गाजा पट्टी तक सीमित है, कई जन्मों जन्मों की लड़ाई है, तो फिर सोल्यूशन तो आपको पता ही है। तो इसराइल को अपने को प्रोटेक्ट करना है, ईद का जवाब चट्टान से देना है और अपने जो विकसित स्टेटस है वो रखना है, और अपनी, जैसे मैंने शुरू में कहा, ये अपने अस्तित्व, जो अस्मिता है, अपनी अस्तित्व की एक पहचान, उसको बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो उसको उठाने पड़ेंगे। डिप्लोमेसी अपनी तरफ है, अगर किसी दिन शांति आ जाती है, जब उसने इतने और देशों के साथ, अरब्स के साथ, सबके साथ शांति कर ली है, तो हो सकता है एक दिन यहाँ भी शांति आ जाए। लेकिन अगर ये मानसिकता जब तक नहीं जाए, बिल्कुल, ये जिहादी आपका कहना मानसिकता, सही है। तब ये तक मानसिकता लड़ाई जो है, अगर धर्म का इस्तेमाल यहां पर किया जाता है तो बेहद खतरनाक हो जाता है। वहां पर आप अपनी जनता को भी इस तरीके से उकसा सकते हैं कि नहीं, ये लड़ाई जो है धर्म की है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। ये आज का जो युग है, यहां पर ग्रोथ की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, लेकिन बातचीत आ जाती है धर्म पर, और यहीं पर दिक्कत है। ब्रह्म प्रकाश जी, मैं आपके पास आता हूं। अब जो मुद्दा है, इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए यहां पर भारत में, और उनको तुरंत वापस जाना पड़ा जब उनको ये खबर आई। तो भारत सरकार की तरफ से भी क्या कोई रिएक्शन आया है? भारत सरकार का ऐसे मामलों में अगर कोई रुख रहता है ओपनली या फिर जैसे भी, तो क्या रुख रहता है? क्या समर्थन के तौर पर किसी इजराइल का समर्थन में आते हैं, या फिलिस्तीन की जो आइडियोलॉजी है उसके समर्थन में आते हैं? भारत सरकार का स्टैंड क्या रहता है? आप ज्यादा बेहतर समझते हैं सर, बताइए। बिल्कुल शिवम, देखिए इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद को लेकर भारत का हमेशा एक ट्रेडिशनल रुख रहा है, एक रवैया रहा है कि दोनों ही पक्षों को शांतिपूर्वक इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। भारत ने कभी भी एक तरफा किसी का पक्ष नहीं लिया है। देखिए, भारत के अरब देशों से भी उसी तरह के संबंध हैं, फ़िलिस्तीन से भी उसी तरह के दोस्ताना संबंध हैं जिस तरह के इजराइल से हैं। और बीते आप अगर पिछले 8-9 वर्षों में देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, केंद्र में बीजेपी सरकार आई है, तो भारत का भले ही इजराइल की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा हो, बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारत की जो विदेश नीति रही है वो बैलेंस वाली विदेश नीति रही है, यानी फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों को साथ लेने की नीति रही है। और इस मामले में भी देखिए, भारत ने किसी को लेकर भी कोई अभी तक बयान नहीं दिया है। और भारत का, जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल रुख यही रहा है कि दोनों ही पक्षों को बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान मिल बैठकर सुलझाना चाहिए, और यही पहले भी भारत कहता रहा है और आज भी भारत की विदेश नीति के तहत ऑफिशियल पोजीशन यही है। शिवम और ब्रह्म प्रकाश जी, वहां पे एली कोहेन जो आए थे, उनको भी तुरंत इसी कारण उनको जाना पड़ा था? क्या इसी कारण उनको बिल्कुल, देखिए इजराइल के विदेश मंत्री आए थे, उन्होंने, जी बोलिए। बिल्कुल उन्होंने खुद ही बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद वो अपनी यात्रा कर्टेल कर लेंगे, क्योंकि इजराइल में जिस तरह की हालात हैं तो वहाँ पर ज़रूरत है, तो लिहाजा उनकी जो यात्रा का शेड्यूल है उसमें कटौती की गई और वो वापस इजराइल गए हैं। क्योंकि पहले जो यात्रा निर्धारित थी उसमें कई कार्यक्रम थे, उसमें मुंबई में भी उनका कार्यक्रम था, लंबी यात्रा थी, लेकिन जिस तरह के हालात इजराइल में हुए और एयर स्ट्राइक इजराइल को करनी पड़ी, उसके चलते इजराइल के विदेश मंत्री ने ये बयान खुद ही दिया कि वो अपनी यात्रा को कर्टेल कर रहे हैं और वापस इजराइल जा रहे हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो वापस जा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने खुद ही कही कि जिस तरह के हालात इजराइल में उत्पन्न हुए हैं उसके चलते वो अपनी यात्रा अधूरी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। मेजर जनरल सोई साहब, अब मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि अगर हम ये देखें कि भारत सरकार एक न्यूट्रल स्टैंड रखती है,
कई देश अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की भी जब बात की गई थी तो दोनों पक्षों ने ये ज्यादा बेहतर समझा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार, ये जो गवर्नमेंट है, ये शायद अगर कुछ बात कराने सुलझाने में इस मसले को एक अहम रोल अदा कर सकती है। तो क्या इजराइल वाले जो मसला है, फिलिस्तीन वाला मसला है, वहां पर भी भारतीय सरकार कोई पहल नहीं कर सकती, ऐसी पहल जिससे कि उस पूरे इलाके में शांति स्थापित हो जाए और लोगों का भला हो? क्योंकि हम धर्म से ऊपर सोचते हैं सर, आप क्या कहेंगे? नहीं शिवम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि इस समय जो भारत ने जो अपना स्टैंड लिया हुआ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, जो या भारत का जो आज स्थिति है वो काफी मजबूत स्थिति और एक तरह से इज्जत वाली बात आज पूरे दुनिया में भारत के लिए एक अलग ही इज्जत है। क्योंकि चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी रही हो, दुनिया के गरीब देशों को मदद देना, वैक्सीन के द्वारा मदद देना, चाहे कहीं पे अर्थक्वेक आता है या फ्लड आता है, चाहे टर्की में जाके भारत ने मदद दी, मिडिल ईस्ट के साथ आज भारत के जो संबंध है, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, सभी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है, इजराइल के साथ अच्छे संबंध है। हम इजराइल से हमारी काफी रक्षा की चीजें और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफी लेते हैं। तो ये काफी सभी देशों के साथ अच्छे संबंध है और भारत की ये नीति दुनिया में अभी सभी जानते हैं कि सबके साथ हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम वाली बात जो एक प्रिंसिपल है, उस चीज को हम लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया में सब मिलकर रहें, खुश रहें और तभी तरक्की है। ये प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है और आप रशिया यूक्रेन युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े स्ट्रांगली ये बयान दिए थे। इवन पुतिन को कहा था कि युद्ध किसी चीज का, किसी समस्या का हल नहीं होता है। तो ये बातें जो है हमारी शुरू से रही, लेकिन ये जो यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये अभी बड़ी टेढ़ी सिचुएशन है कि यहाँ पर भारत कोशिश करेगा, जरूर भारत का प्रयास रहेगा और दोनों को यही स्टैंड रहा है, लेकिन क्या उनके अपने डर, क्या उनका ट्रस्ट फैक्टर, क्या इजराइल का सर्वाइवल, क्या हमास की जो नीति है, इन सब में बदलाव आएगा? क्योंकि बहुत डीप रूटेड प्रॉब्लम हो चुकी हैं और इसमें समय लगेगा। बिल्कुल आपकी बात शिवम ठीक है कि भारत को कोशिश करते रहना चाहिए, आज नहीं तो 2 साल बाद कम हो जाए इसकी तीव्रता, फिर धीरे धीरे कम होते होते थोड़ा प्रयास हो, आगे बढ़े, तो ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन अभी की तारीख में, आज की तारीख में मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि भारत कोशिश कर रहा है, करेगा, लेकिन इसका कितना असर होगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ये आने वाले समय में ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मेजर जनरल कार्की साहब, अब आपसे मैं ये पूछूं कि अगर लड़ाई 2 देशों के बीच में होती है तो कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है, कोई ऐसा देश जरूर होता है जिसको फायदा जरूर हो रहा हो। रूस यूक्रेन का युद्ध भी अगर हो रहा है तो कोई ना कोई वहां पर जो बेनिफिशियरी जरूर है जिसको फायदा हो रहा है। आप यहां पर अगर बताएं, इजराइल में और उस पूरे इलाके में अगर कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति, कौन सा ऐसा देश है शायद जो आपको लगता है, क्योंकि आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समझते हैं कि हथियारों की खरीद फरोख्त भी तो वहां पर हो रही है, रॉकेट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, महंगे महंगे हथियार जो इजराइल की तरफ से भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फायदा हो रहा है किसी को तो किसको हो रहा है साहब? शिवम, ये ऐसा एक गृह युद्ध जैसी स्थिति है और इसमें मेरे को लगता नहीं किसी देश को इतना ज्यादा फायदा होगा। हाँ सॉरी, इजराइल जो है वो अमेरिकी हथियार F-16 वगैरह इस्तेमाल करता है और करता भी रहेगा, क्योंकि अमेरिकन ज्यूइश लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है और ये इजराइल और अमेरिका के लिंक भी बहुत ही पक्के लिंक हैं। तो उसमें ये करता रहता है, लेकिन कितना उसमें यूएस की आर्म इंडस्ट्री को फायदा है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये तो लेकिन कार्की साहब, यूएसए की एक तरीके से इजराइल के थ्रू प्रेजेंस तो है, उनके थ्रू इजराइल के उससे किसी को परेशानी तो जरूर हो सकती है ना? हाँ ये भी है। देखिए अभी देखा जाए तो हमास को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है तो यूएसए और वेस्ट ने किया है, जबकि यूएन ने भी नहीं किया है। चाइना, रशिया, टर्की, सीरिया, इन्होंने भी उसको मना कर दिया, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये एक जैसे बताया, इन लोगों के साथ एक खेल हो रहा है, या समझिए कि पावर स्ट्रगल जो इंटरनेशनल लेवल पे भी है और रीजनल लेवल पे भी है। अभी ईरान की बात हो रही थी, ईरान इनको मदद करता था, लेकिन हमास ने यमन में अपना हाथ डाल दिया ईरान के अगेंस्ट, तो ईरान ने उसकी फंडिंग बंद कर दी। तो इनका दिन रात का जो लोकल, जैसे हमने बोला था, OIC भी एक ऐसी चीज है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज, जिनके आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही सीरियसली नहीं लेती। तो इस ऐसे मौके पे अगर आप पूछे कि किस देश को फायदा हो रहा है, तो ये किसी देश को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन मानवता, ह्यूमैनिटी, इसी का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है।
हाँ, अमेरिका को जो है अगर उसका ये मिडल ईस्ट में अगर उसका इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, अभी सऊदी अरेबिया से कम हो गया, ईरान और सऊदी अरेबिया में चाइना ने अपना रिप्रोचमेंट कराया है, तो ऐसे में देखते हुए आखिर में अगर उसके पास कोई गढ़ है तो वो इजराइल ही है जो उसके साथ रहेगा, और उसके अलावा जो बाकी मॉडरेट देश हैं। ये एक जियो स्ट्रेटेजिक उसका फुटप्रिंट रहेगा। और इसका सबसे बड़ा काउंटर अभी रशिया नहीं होगा मेरे ख्याल से, अभी जी। चाइना जिस हिसाब से जिबूती में आ रहा है। अभी जो आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, उसमें भी फ्रांस, चाइना और यूएई ने उसको बुलाया है, जी। और उन्होंने आज अभी बैठक चल रही होगी इस मुद्दे पे। तो चाइना का जो इस इलाके में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, अगर उसको रोकना है तो उस इलाके की पॉलिटिक्स में पड़ने में इजराइल अमेरिका का एक, आप सोचिए कि एक बेस हो सकता है जो कि आखिर तक उसके साथ रहेगा। बाकी मिडिल ईस्ट आजकल इतना वोलेटाइल है कि अमेरिका की जो अभी तक वहां पे हैसियत थी या उसकी जो रौब चलता था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये कि चिंता का विषय अमेरिका के लिए बेशक रहेगा।